नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो किसने दिया था और किस मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट में काम किया गया था। तो वो सारी बातें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की कि इसका बेसिस क्या है, ये कहां से स्टार्ट हुई, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बेसिकली दिया था। सो उस सब की बातें हम लोग करने वाले हैं। देखिए, हम एक चीज पिछले लेक्चर्स में अपने पढ़ चुके हैं कि 1900 में जो मेंडल का वर्क था वो रीडिस्कवर किया गया था। ये बात हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी है। अगर हम बात करते हैं 1900 की, तो 1900 में मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया गया था। मेंडल्स वर्क वॉज rediscovered by 3 scientists independently, by 3 scientists independently। 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग मेंडल के वर्क को जो है वो रीडिस्कवर किया था और इन्होंने ये बताया था कि जो मेंडल ने बातें कही थी वो बिल्कुल सही थी। वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों? 3 साइंटिस्ट थे यहां पर। एक थे अपने ह्यूगो डिवरीज, दूसरे थे कार्ल कॉरेंस और तीसरे साइंटिस्ट हैं बच्चों यहां पर शेमैक। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1900 में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। ठीक है, मेंडल ने अपना वर्क बहुत पहले 1865 में पब्लिश कर दिया था, बट उनके वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। वो सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1900 की अगर हम बात करते हैं कि तो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया। और बच्चों साथ ही साथ इसी टाइम पर, सेम टू सेम इसी टाइम पर जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ, माइक्रोस्कोपी में जो है वो एडवांसमेंट्स देखने को मिली। माइक्रोस्कोपी एडवांसमेंट्स टुक प्लेस। मतलब क्या है इस चीज का? माइक्रोस्कोपी एडवांसमेंट्स का मतलब है और अच्छे अच्छे बेहतरीन माइक्रोस्कोप्स बनाए गए जिनसे हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को और थोड़ा डिटेल में देख सकते थे। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप्स में एडवांसमेंट आई या फिर माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आई बच्चों, तो यहां पर हमने बहुत इजीली साइंटिस्ट लोगों ने जो है वो ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन को। वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग माइक्रोस्कोप की हेल्प से यहां पर सेल डिवीजन को देखा। और सेल डिवीजन में बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही सेल डिवीजन हो रहा है, सो यहां पर क्रोमोसोम्स का भी कुछ हो रहा है। क्रोमोसोम्स भी बेसिकली डबल अप हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सो वो सारी चीजें साइंटिस्ट लोग जो है देख चुके थे 1900 में बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपी एडवांसमेंट्स। सो यहां पर क्या देखा गया? यहां पर देखे गए बच्चों, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने यहां पर डिस्कवरी की, किस चीज की? Scientists have discovered chromosomes because they have observed cell division under different microscopes. So यहाँ पर chromosomes क्या है बच्चों? क्रोमोसोम को अगर हम वर्ड ब्रेक करके इसका मीनिंग देखना चाहते हैं तो क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर्ड और सोमा वर्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिर बॉडीज। सो ये वो कलर्ड बॉडीज थी जो साइंटिस्ट लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो यहां पर ये नोटिस किया साइंटिस्ट लोगों ने कि जब सेल डिवीजन हो रहा है या फिर मियोसिस हो रहा है या फिर माइटोसिस हो रहा है, सो क्रोमोसोम्स जो हैं उनका बंटवारा या वहां पर हमें ऐसी कुछ चीजें देखने के लिए मिल रही हैं जो बेसिकली डिवाइड हो रही हैं और डबल अप भी हो रही हैं। ठीक है, सो इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया है क्रोमोसोम्स यानी कि कलर्ड बॉडीज। और ये कलर्ड वैसे नहीं दिखती, आफ्टर स्टेनिंग दे आर कलर्ड। ओके, सो यहां पर हमें एक सेल को या क्रोमोसोम्स को क्या करना पड़ेगा? स्टेन करना पड़ेगा, तब वो हमें यहां पर कलर्ड नजर आ रहे हैं। सो ये सारी बातें हैं 1900 की। 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया और साथ ही साथ जो है माइक्रोस्कोपी एडवांसमेंट्स देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से सेल डिवीजन या फिर क्रोमोसोम्स को पढ़ना जो है आसान हो गया था। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद 1902 में बच्चों 2 साइंटिस्ट आए अपने। पहले साइंटिस्ट का नाम है यहां पर वॉल्टर सटन और दूसरे साइंटिस्ट हैं अपने बच्चों थियोडोर बोवेरी।
इन दो साइंटिस्ट ने बच्चों 1902 में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीजें नोटिस करी हैं अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग अ सेल. सो इन्होंने क्या नोटिस किया? दे ऑब्जर्व दैट या दे नोटेड दैट द behavior of chromosomes is similar to the behavior of genes. इन्होंने सेल डिवीजन की प्रोसेस को देखने के बाद या फिर जर्म सेल की प्रोसेस को देखने के बाद या फिर सेल डिवीजन को देखने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप इन्होंने ये चीज कंक्लूड करी कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है ये बिल्कुल ही सिमिलर है बिहेवियर ऑफ जीन से. और इन्होंने किस चीज को यूज किया? एंड ही यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट फॉर दिस. ही यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ. मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बेसिकली क्रोमोसोम मूवमेंट जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते थे अब सेल डिवीजन के टाइम पे, उसको यूज करके इन्होंने ये चीज बताई कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा बिहेवियर ऑफ जीन्स था या फिर फैक्टर्स था जो मेंडल ने बताया था. मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने ये बताया था कि जब गैमीट्स बनते हैं तो जो दो एलील्स होते हैं एक जीन पेयर के वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली. सो वही चीज यहां पर साइंटिस्ट लोगों को देखने के लिए मिल रही थी, सेम टू सेम फॉर क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स जो है वो भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर या फिर सेल डिवीजन के टाइम पर जो है सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यानी कि यहां पर साइंटिस्ट लोग अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी कर चुके थे. ठीक है. सो ये सारी बातें बच्चों इन्होंने बताई और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए. इन्होंने ये कहा कि देखिए अगर हम ये कह रहे हैं तो इस बात के हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं. अगर सटन एंड बोवरी ने ये चीज बोली है कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज वेरी सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके क्या क्या प्रूफ है? देखिए बोथ क्या क्या सिमिलैरिटीज है दोनों में. बोथ अकर्स इन पेयर, जीन्स भी यहां पर या फिर एलील्स भी यहां पर पेयर्स में है और क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में है. तो एक प्रूफ तो ये है कि जब ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा जीन्स का बिहेवियर है या कि जैसा कि एलील्स का बिहेवियर है किसी भी जीन पेयर के. सो इन्होंने ये बताया कि देखिए दोनों में जो है दोनों पेयर्स में मिलते हैं, क्रोमोसोम्स भी पेयर के अंदर मिलते हैं और एलील्स भी पेयर में मिलते हैं. दूसरी चीज बच्चों ने इन्होंने ये बताई कि दो एलील्स जो होते हैं एक जीन पेयर के, टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर प्रेजेंट on homologous site of homologous chromosomes. Homologous sites of homologous chromosomes. जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर होगा, उनकी जो होमोलोगस साइट है यानी कि लोकस है वहां पर हमें एक ही जीन के दो एलील्स देखने के लिए मिलते हैं. इन चीजों को बच्चों हमने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, ये चीजें हमें बिल्कुल ही क्लियर है. ठीक है, चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम की फॉर्म में कि मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं. देखिए जीन्स और जो अपने एलील्स हैं वो दोनों ही पेयर में हैं, ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है. ठीक है, जीन्स और क्रोमोसोम्स दोनों ही पेयर में हैं. देखिए ये इस तरीके से एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है. होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या है? दिस इज वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, और इनके ऊपर मिलने वाले जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, वो एक ही जीन के दो एलील्स होंगे. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं सीड की शेप की, तो अगर यहां पर सीड शेप के लिए एलील है तो यहां पर भी सीड शेप के लिए ही एलील मिलने वाला है. वो अलग बात है, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं एलील्स, लेकिन होंगे एक ही कैरेक्टर के लिए. बच्चों एक ही कैरेक्टर के लिए यहां पर दो एलील्स मिलने वाले हैं. एक कैरेक्टर मतलब एक जीन, और एक जीन के कितने एलील्स होते हैं? दो एलील्स. तो दोनों एलील्स जो हैं वो मिलते हैं हमें होमोलोगस साइट पर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट्स पर मतलब सिमिलर साइट्स पर हमें देखने के लिए मिलेंगे एक ही जीन के दो एलील्स. वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. सो ये सारी बातें जो हैं ये सटन एंड बोवरी ने यहां पर हमें बताई हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है क्रोमोसोम और जीन के अंदर. देखिए
अब इसके बीच और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट बच्चों यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मैम फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रपोज किया, तो उसका क्रेडिट जाता है बच्चों वॉल्टर सटन को। सो वॉल्टर सटन ने बेसिकली क्या किया था, ही यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles, with Mendelian principles, and called it क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसको क्या नाम दिया, इसको इन्होंने नाम दिया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि भाई जो मेंडल के प्रिंसिपल से जितने भी चीजें मेंडल बोल के गए थे हमें, वो अगर उनको हम कोलैबोरेट कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं किसके साथ बच्चों, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को, मतलब कि किस तरीके से जो सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं। सो बेसिकली इन दोनों चीजों को मिलाकर हम लोग बोल रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और जो ये प्रपोजल है किसने दिया था बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ दिया था वॉल्टर सटन ने। ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि हम हमेशा सटन एंड बोवरी का नाम लिखते हैं, बट एनसीईआरटी में चीज बिल्कुल ही क्लियर लिखी हुई है कि हु यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। सो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाम दिया गया है सटन का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, एक बार ये पढ़ लेते हैं कि मैम सेल डिवीजन के टाइम पर बेसिकली क्रोमोसोम्स का बिहेवियर कैसा रहता है। वैसे ये 11th क्लास में ये बातें पढ़ी हुई हैं, बट एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि हमने वहां पर 11th क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए हमें पता है कि अगर ये कोई एक सेल है हमारी, ये न्यूक्लियस बना लेते हैं, सेल छोड़िए, है ना, ये न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली हम यहां जो डायग्राम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली हम यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां जैसे अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, वो तो हम नहीं ले सकते हैं। सो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर 2 क्रोमोसोम्स को ले लेते हैं, 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। बाकी सारे हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमें पता है यहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जब मियोसिस होता है। मियोसिस के टाइम पर क्या क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि मैम अगर ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए न्यूक्लियस G1 फेज में है ना, हमें ये बातें पता होनी चाहिए। मियोसिस की 2 फेज होती हैं, एक होती है इंटरफेज जिसमें G1, S और G2 फेज होता है, और दूसरी फेज होती है बच्चों M फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोटिक फेज। अब जो मियोटिक फेज होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। सो ये सारी बातें हम यहां पर पढ़ने वाले। देखिए अगर हम बात करते हैं कि मैम इस सेल, ये जो G1 वाला न्यूक्लियस है, इसका ये S फेज में चला गया है, S फेज के थ्रू पास कर चुका है, तो क्या होता है बच्चों, S फेज में हमें पता है कि मैम नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो जाता है आफ्टर बाईपासिंग व्हाट, आफ्टर बाईपासिंग या आफ्टर पासिंग द S फेज। S फेज का काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन। S फेज में क्या होता है बच्चों, S फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जो कंटेंट है, जो अमाउंट है, वो डबल हो जाता है। से फॉर एग्जांपल यहां 2 ग्राम डीएनए था तो यहां पर 4 ग्राम डीएनए हो गया है, बट बच्चों जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम है, ठीक है। ये चीज हमें पता है। अब हमें पता है अब कौन सी फेज होगी बच्चों, से फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमें देखने के लिए मिलने वाला है, कब, ऐसा न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलने वाला है G2 पर। G1 में हर एक क्रोमोसोम के पास एक एक क्रोमैटिड होता है। जब S फेज हो चुका होता है उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद हर एक क्रोमोसोम के पास मैम 2-2 क्रोमैटिड्स होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये इंटरफेज कंप्लीट हो गया है। हमें पता है इंटरफेज में 3 फेजेस होती हैं, G1, S एंड G2। अब करते हैं मियोसिस। देखिए मियोसिस 1 में क्या होता है बच्चों, हमें पता है अगर मैम हम इस सेल का करना चाहते हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1 में भी हमें पता है बहुत सारी फेजेस होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सो हम सिर्फ यहां पर एनाफेज को डिस्कस करने वाले हैं
क्योंकि बच्चों हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, बेसिकली हुआ ये था 1902 में बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात हुई थी जिसको मैंने यहां पर स्किप कर दिया है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 1902 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी हुई थी बच्चों कि क्रोमोसोम का मूवमेंट जो है वो स्टडी किया जा चुका था। साइंटिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट हैव स्टडीड क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यूरिंग मियोसिस has been worked out। मतलब जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट्स आए मैम तो सेल डिवीजन देखा गया। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स को देखा गया, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखने के बाद साइंटिस्ट लोग ये भी पता कर चुके थे कि किस तरीके से क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, सो मियोसिस में अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम की मूवमेंट हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कब बच्चों, एनाफेज पर। ठीक है, तो हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, सिर्फ और सिर्फ एनाफेज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्या होगा बच्चों, अगर मियोसिस के हम लोग एनाफेज की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एनाफेज 1 की, तो एनाफेज 1 में क्या देखने के लिए मिलता था बच्चों, एनाफेज 1 में हमें ये देखने के लिए मिलता था कि मैम जो एनाफेज से पहले वाली स्टेज होती है उसमें तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो पेयर अप होते हैं। ठीक है, अब पेयर अप होने के बाद क्या होता था बच्चों, पेयर अप होने के बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जब वो पेयर अप हो जाते थे तो मैम एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते थे। हाँ जी, अगर हम मियोसिस 1 के एनाफेज 1 की बात करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट करते थे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कुछ क्रोमोसोम जाना शुरू हो जाते हैं बच्चों इस पोल पर, और कुछ क्रोमोसोम जो हैं वो जाने वाले हैं दूसरे पोल पर। इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो हो जाते थे सेपरेट। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर बात करते हैं एनाफेज 1 की, एनाफेज 1 में हमें क्रोमोसोम का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, लेकिन वो कौन से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हमें पता है 23 क्रोमोसोम इधर हैं और 23 क्रोमोसोम इधर हैं। सो ये 23 क्रोमोसोम जो है ये बिल्कुल ही सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके से एनाफेज 1 के अंदर। तो एनाफेज 1 के बाद क्या होता है, देखिए अगर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है बच्चों, मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद हमें देखने के लिए मिलती हैं 2 सेल्स। ये सारी की सारी बातें हमने बच्चों पढ़ी हुई हैं कब, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं 11th क्लास के अंदर। मियोसिस 1 के बाद आपको 2 सेल्स देखने के लिए मिलती हैं, और दोनों सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, दोनों सेल के पास होंगे मैम यहां पर 23 क्रोमोसोम्स। इस वाली सेल के पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, और जो ये हमारे पास दूसरी सेल है बच्चों इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। इसका मतलब मियोसिस 1 के बाद कैसी सेल मिलती है, मियोसिस 1 के बाद हमें जो सेल देखने के लिए मिलती हैं वो होती हैं हैप्लॉइड सेल। मतलब दोनों, अगर हम अपनी बात करते हैं तो मैम हमारे केस में दोनों सेल्स के पास होने वाले हैं 23 क्रोमोसोम, है ना, 23 क्रोमोसोम इस सेल के पास, 23 क्रोमोसोम इस सेल के पास। अब क्या होगा, अब होगा मैम इसके अंदर मियोसिस 2। ये जो दोनों सेल्स हैं, ये वाली सेल भी और ये वाली सेल भी, इन दोनों के अंदर होने वाला है मियोसिस 2। और मियोसिस 2 मैम होता है, मियोसिस 2 में हम बेसिकली किसको पढ़ने वाले हैं, मियोसिस 2 में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर एनाफेज का। क्यों, क्योंकि एनाफेज में ही हम देखते हैं क्रोमोसोम्स का मूवमेंट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद मैम जब यहां पर इन दोनों सेल्स के अंदर मियोसिस 2 या फिर एनाफेज 2 होता है, सो मैम यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है बेसिकली ये मूवमेंट। यहां पर क्या होगा बच्चों, ये है मैम अपना इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स होंगे, और यहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो ब्रेक होंगे बीच में से, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो ब्रेक होने के बाद ऑपोजिट पोल्स पर जाने वाले हैं। अगर हम लोग यहां पर एक सेल बना ले, यहां पर एक सेल बना ले, हमें पता है ऐसी 4 सेल्स बनने वाली हैं, 2 को हम छोटा बना लेते हैं और 2 को मैंने बना लिया है यहां पर बड़ा। हाँ जी बच्चों, कौन से कलर के क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले देखिए यहां पर क्रोमोसोम्स हैं अपने इस कलर के, देखिए हाँ जी क्या होने वाला है मैम,
यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं। यहां पर क्या होगा बच्चों, अगर मियोसिस 2 या फिर एनाफेज की बात करते हैं, एनाफेज 2 की, तो यहां पर मैम जो सेपरेट होते हैं वो होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, ठीक है। सो इस तरीके से हमें यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे और यहां पर हमारे पास फाइनली कितनी सेल्स बन जाएंगी बच्चों, यहां पर हमारे पास बन जाएंगी फाइनली 4 सेल्स इस तरीके से, और सभी के पास होने वाले हैं 23 क्रोमोसोम्स। 4 जर्म सेल्स हमें मियोसिस कंप्लीट होने के बाद मिलने वाली हैं, 4 जर्म सेल्स एंड ऑल आर हैप्लॉइड एंड ईच एंड एवरी सेल हैव 23 क्रोमोसोम्स। ये चीज हमने 11th क्लास में भी पढ़ रखी है कि जब मियोसिस होता है किसी डिप्लॉइड सेल के अंदर, सो हमें वहां पर 4 हैप्लॉइड सेल्स फाइनली देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है बच्चों। सो ये बात हमें यहां पर ध्यान रखनी, ये हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से जीवन का न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए का एप्लीकेशन हुआ तो क्रोमैटिड्स का नंबर इंक्रीज हुआ है। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं, और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जो 2 सेल्स बनती हैं वो दोनों हैप्लॉइड होती है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स ईच होते हैं दोनों सेल्स के अंदर। अब ये दोनों सेल का क्या होगा, अब ये जो दोनों हैप्लॉइड सेल है इनका होगा मियोसिस 2 यानी कि एनाफेज। एनाफेज को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एनाफेज में ही हमें क्रोमोसोम्स का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और मैम फाइनली मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद हमें 4 जर्म सेल्स मिलती हैं, चारों जर्म सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, चारों के पास होते हैं अपने 23 क्रोमोसोम्स। ऐसा क्या हुआ है इन 2 सेल्स के अंदर, मैम क्या चीज सेपरेट हुई है कि इनके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है, और जो आगे 4 सेल्स बनी है वो भी उनके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है, वो भी हैप्लॉइड है। क्या हुआ बच्चों, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो बीच में से ब्रेक होते हैं, यहां पर ये इस तरीके का डिवीजन है। और सिस्टर क्रोमैटिड के सेपरेट होने के बाद हमें एक चीज पता है कि जो 2 नए क्रोमोसोम्स बनेंगे दोनों के पास अपना इंडिपेंडेंट सेंट्रोमियर होगा। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये टूटने के बाद इन क्रोमोसोम्स के पास अपना एक सेपरेट सेंट्रोमियर होगा, इसलिए वो कहलाएंगे अब नए क्रोमोसोम्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक सेल के अंदर ये वाला पीस आया टूटने के बाद, और दूसरे वाले सेल के अंदर ये वाला क्रोमोसोम आया, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग सेल के अंदर गए हैं एक ही क्रोमोसोम से टूटने के बाद। ऐसा क्या था मैम, जो वहां पर इसको हम बोल रहे थे एक क्रोमोसोम, लेकिन जब ये बीच में से टूटने के बाद 2 अलग अलग सेल्स के अंदर आ गया है तो अब हम इनको बोल रहे हैं 2 क्रोमोसोम्स, क्योंकि बच्चों इनके पास अपना एक सेपरेट सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इसलिए अब ये एक क्रोमोसोम नहीं है, ये है 2 क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम की पहचान होती है सेंट्रोमियर, अगर किसी के पास अपना पर्सनल सेंट्रोमियर है तो इसका मतलब वो एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम है। तो चलिए एनसीईआरटी के डायग्राम से इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम में ये चीज दी गई है बच्चों कि मियोसिस और जर्म सेल फॉर्मेशन जो है हमें एक सेल के अंदर यहां पर दिखाई गई है, और 4 क्रोमोसोम्स को ही यहां पर कंसीडर किया गया है। क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो वेरी भी कर सकता है। देखिए ये है G1 का न्यूक्लियस, एस फेज हुआ यहां पर बच्चों, G2 का डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि यहां पर बीच में हुआ होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यहां पर क्रोमैटिड्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। यहां पर हर एक क्रोमोसोम के पास एक एक क्रोमैटिड है और यहां पर 2-2 क्रोमैटिड है, ठीक है। मियोसिस 1 का एनाफेज 1 हुआ है बच्चों, क्या हो रहा है देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है मैम वो ऑपोजिट पोल पे जा रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल पे जाएंगे, और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद बनती हैं बच्चों 2 सेल। देखिए दोनों सेल हैप्लॉइड हैं, और जब यहां पर मियोसिस 2 होगा बच्चों, एनाफेज 2 होगा, तो मैम जो क्रोमोसोम्स थे ना, यहां पर तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, देखिए येलो और रेड वो इसमें अंदर चले गए हैं, और जो ऑरेंज और ग्रीन है वो दूसरी सेल के अंदर आ गए हैं। तो 23 उधर चले गए हैं क्रोमोसोम्स, और 23 क्रोमोसोम चले गए हैं दूसरी सेल के अंदर। लेकिन जब मियोसिस 2 होगा बच्चों, एनाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 में क्या सेपरेट हो रहा है, एनाफेज 2 में बच्चों सेपरेट हो रहे हैं, देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स थे, एक ही क्रोमोसोम के देखिए 2 क्रोमैटिड्स थे ना, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। यहां पर ये रेड वाले एक ही क्रोमोसोम के 2 रेड क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हुए हैं, यहां पर ऑरेंज और ग्रीन क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए हैं, और फाइनली बच्चों ये चले गए हैं अलग अलग जर्म सेल के अंदर।
इस तरीके से हमें यहां पर यह देखने के लिए मिलता है कि फाइनली यहां पर हमारे पास 4 जर्म सेल बन जाती हैं जिनके पास होते हैं 23 क्रोमोसोम ईच। सो यहां पर जो हमने ये समझा है ना बच्चों मियोसिस वाला कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ हमने यहां पर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लिए हैं, इनका नंबर वेरी करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स का नंबर होता है। सो ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज देखी कि हम मियोसिस का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। यहां पर सटन एंड बोवरी ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि जो मेंडल ने बात कही थी कि एक जीन के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक जीन के 2 एलील्स होते हैं और वो सेपरेट सेपरेट लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, जब अगली जनरेशन में गैमीट्स के अंदर जाना होता है तो वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं। सो सटन एंड बोवरी ने कहा कि वही तो सेम चीज हम क्रोमोसोम के साथ देख रहे हैं। यहां पर क्रोमोसोम भी तो इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं। मियोसिस के टाइम पर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग सेल्स के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो वही दोबारा से क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। तो सटन एंड बोवरी ने बात बोली कि जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम एलील्स हैं, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट है। ठीक है। सो इसी चीज को बच्चों कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए अब एनसीईआरटी में एक कंपैरिजन दिया गया है कि देखिए जीन और क्रोमोसोम में कितनी सिमिलैरिटी कि आप बता नहीं सकते कि कौन सी जीन की बात है और कौन सी क्रोमोसोम की। जीन भी पेयर्स में मिलते हैं, क्रोमोसोम भी हमें पेयर में देखने के लिए मिलते हैं। जीन्स भी सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, और एक ही एलील जो है वो ट्रांसफर होता है गैमीट के अंदर। इसी तरीके से बच्चों क्रोमोसोम जो है वो भी सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, और एक पेयर में से एक जो है 1 वो ही गैमीट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि गैमीट के अंदर जा रहा है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से क्रोमोसोम जो है वो भी बच्चों इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट शो करते हैं। इस पॉइंट का मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एलील्स जो हैं वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशंस में, और इसी तरीके से क्रोमोसोम्स जो है उनका असॉर्टमेंट भी इंडिपेंडेंट है। सो ये सारी बातें हैं बच्चों, यहां पर आपको बेसिकली जीन्स और क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ डिफरेंस ही देखने के लिए नहीं मिल रहा है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज यहां पर हैं। देखिए अब यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर अगर मियोसिस 1 और एनाफेज की बात करें तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, 2 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है यहां पर, और ये है बच्चों पॉसिबिलिटी नंबर 2। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में ये बोला गया है कि ऑरेंज क्रोमोसोम के सामने येलो है। यहां पर भी बच्चों सेम है, ऑरेंज क्रोमोसोम के साथ जो है होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा कौन बना रहा है, ऑरेंज के साथ बना रहा है मैम येलो। ऑरेंज और येलो क्रोमोसोम जो हैं वो दोनों मिलकर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे पेयर की, दूसरे पेयर को ध्यान से देखा जाए तो पहले लिखा हुआ है ग्रीन और बाद में यहां पर बनाया हुआ है रेड। लेकिन बच्चों अगर आप दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं तो दूसरी पॉसिबिलिटी में यहां पर बेसिकली एक्सचेंज कर दिया है, रेड को पहले ले लिया है और ग्रीन को ले लिया है बाद में। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जब मैम यहां पर मियोसिस 2 होगा तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। एक इस वाली अगर यहां पर इसकी मियोसिस 1 की बात करते हैं कंप्लीशन की, ऑरेंज और ग्रीन वाले जो हैं वो जाएंगे एक सेल के अंदर, और येलो और जो रेड है वो जाएंगे बच्चों दूसरी सेल के अंदर। ठीक है, आफ्टर मियोसिस 1। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों, ऑरेंज के साथ यहां पर जाएगा रेड और येलो के साथ यहां पर जाएगा ग्रीन। सो यहां पर कई बार देखने में ऐसा लगता है डायग्राम को कि मैम सेम ही तो है, लेकिन नहीं, सेम नहीं है। यहां पर देखिए ऑरेंज के साथ अगली जनरेशन में अगले सेल में ग्रीन गया है, लेकिन यहां पर ऑरेंज के साथ रेड गया है। अब बात करते हैं जर्म सेल्स की। देखिए यहां पर जर्म सेल्स कैसी हैं बच्चों, यहां पर जर्म सेल में मैम 2 जर्म सेल्स के अंदर यहां पर ऑरेंज के साथ ग्रीन है और 2 में यहां पर है येलो के साथ रेड। अगर हम लोग इस डायग्राम की बात करते हैं बच्चों तो यहां पर 2 जर्म सेल्स के अंदर ऑरेंज के साथ रेड है और 2 जर्म सेल्स के अंदर यहां येलो के साथ ग्रीन है। इसी चीज को बच्चों बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को पूरी आजादी है। जो आपका
ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है वो अगली जनरेशन में ग्रीन के साथ भी जा सकता है, जो आपका ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है वो अगली जनरेशन में रेड के साथ भी पास ऑन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरीके से जीन्स भी बच्चों, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स मैम प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। चलिए बना के देख लेते हैं इसको। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर है कैपिटल आर और यहां पर है स्मॉल आर, यहां पर है बच्चों कैपिटल वाई और यहां पर है स्मॉल वाई। यहां पर क्या है कैपिटल आर, यहां पर है स्मॉल आर, और यहां पर हमने एक्सचेंज कर दिया इसलिए यहां पर है स्मॉल वाई और यहां पर है कैपिटल वाई। अब देखिए अगली जनरेशन में कौन गया है बच्चों, अगली जनरेशन में गया है आर वाई और यहां पर गया है स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जो जर्म सेल होंगी उसके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से जो है वो गैमीट्स में एलील्स पास ऑन हुए हैं। अगर इस केस की बात करते हैं बच्चों, इस केस में क्या हुआ है, इसमें मैम कैपिटल आर के साथ आ गया है स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ आ गया है कैपिटल वाई। अगर इन एलील्स में बात करते हैं, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एलील्स हैं वो होमोलोगस साइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। अगर हम एक जीन की बात करते हैं तो एक जीन के जो दो एलील्स हैं वो होमोलोगस साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं, किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। और इन सबको आजादी है, दे आर इंडिपेंडेंटली शोइंग देयर एक्सप्रेशन इन नेक्स्ट जनरेशंस। क्रोमोसोम जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं, ऑरेंज के साथ ग्रीन भी जा सकता है, ऑरेंज के साथ रेड भी जा सकता है अगली जनरेशन में। इसी तरीके से बच्चों सेम तरीके से यहां पर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। इस तरीके से हमें यहां पर बहुत सारे जो यहां पर जीन्स के या जर्म सेल्स में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप स्मॉल वाई, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसी चीज को बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स और इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगली जनरेशन में सबको आजादी है, किसी भी तरीके से वो एक्सप्रेस हो सकते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट अ मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हाँ जी, है ना, मेटाफेज प्लेट पर जब आकर लेटेंगे, मेटाफेज प्लेट क्या होती है, मेटाफेज प्लेट जो है वो सेंटर में बनती है किसी भी सेल के बिफोर सेल डिवीजन, और वहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन करते हैं। अगर मियोसिस 1 की बात करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो बैठते हैं आकर उसके ऊपर और फिर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, 23 एक सेल में, 23 एक सेल में। इसी तरीके से आप जीन्स एलील्स को मान सकते हैं कि एलील्स जो है वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बच्चों वो सिर्फ उन्हीं जीन्स या उन्हीं एलील्स के लिए एप्लीकेबल है जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े होते हैं। अगर दो जीन्स या उन दो जीन्स के एलील्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए हैं, फिर हम देखेंगे वहां पर कुछ और रूल्स फॉलो होते हैं। सो उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए चलिए, अब बच्चों ये तो बात थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो प्रपोजल है बेसिकली वो दिया था सटन ने, और सटन एंड बोवरी ने दोनों ने मिलकर काफी कुछ यहां पर किया था। सो फाइनली सटन एंड बोवरी बच्चों इस चीज पर आर्ग्यू कर गए थे कि क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है मियोसिस के दौरान, और सेम पैटर्न जो है वो जीन्स और एलील्स भी फॉलो करते हैं जैसा कि मेंडल ने कहा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो किसने दिया। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट का PYQ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि हु गेव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो यहां पर नाम आता है एक साइंटिस्ट का जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, यानी कि TH मॉर्गन। इनको फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जैसे कि मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स। सो यहां पर ये हैं फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। इन्होंने क्या मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया बच्चों, जिसपे इन्होंने अपने पूरे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए। यहां पर जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो है टाइनी फ्रूट फ्लाई। इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को यूज किया है वो है बच्चों टाइनी फ्रूट फ्लाई।
छोटी सी फ्रूट फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, सो ये बात आपको, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने प्रपोज किया था? साइंटिस्ट का नाम है टीएच मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन, और जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने यूज किया है बच्चों उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी कि टाइनी फ्रूट फ्लाई। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम ये भी पढ़ लेते हैं कि जब मैम मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को यूज किया तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस थी। बेसिकली उन्होंने इसी एनिमल को या इसी इंसेक्ट को क्यों प्रेफर किया, और कोई इंसेक्ट या एनिमल इन्होंने क्यों प्रेफर नहीं किया अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इस चीज को तो बच्चों हम आज पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो है अपना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सो आज की क्लास को हम यहीं पे एडवांटेजेस के साथ जो है एंड अप करने वाले हैं। देखिए क्या क्या एडवांटेजेस है बच्चों, आपको क्या लगता है? पहली सबसे अच्छी एडवांटेज है कि मैम इनको हम बहुत ही सस्ते सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर सकते थे लैब के अंदर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होने वाला है कंट्रोल कंडीशंस के अंदर। जिन जीन्स को जो साइंटिस्ट लोग हैं वो स्टडी करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली इन फ्रूट फ्लाइज को खुला तो छोड़ेंगे नहीं कि फील्ड में छोड़ देंगे, ग्रो कर रही है, मेटिंग कर रही है। यहां पर इनकी मेटिंग से लेके इनके फूड से लेके हर चीज जो है वो कंट्रोल्ड रहने वाला है। सो सबसे पहली एडवांटेज ये है बच्चों कि दे कैन बी ग्रोन ऑन simple synthetic medium in the laboratory, simple synthetic medium in the laboratory। लैब के अंदर इनको ग्रो कराना काफी आसान था क्योंकि ये काफी सस्ते और सिंपल मीडियम पर ग्रो कर जाती थी बहुत इजीली। ठीक है, पहली एडवांटेज तो बच्चों ये हो गई यहां पर कि खाना पीना जो है वो इनका बहुत ही सस्ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि यहां पर इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है। दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। क्या मतलब है शॉर्ट लाइफ स्पैन? मतलब इनकी जो लाइफ है बच्चों वो 2 वीक्स की है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों के अंदर, मतलब 14 डेज में इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, आप कोई रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी ही रिजल्ट को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप जल्दी जल्दी करवा के बहुत ही किसी भी कंक्लूजन पे बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों इनका जो खाना पीना है वो बहुत सस्ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इनकी लाइफ स्पैन जो है शॉर्ट है। यही चीजें बच्चों हम लोग कहां पढ़ के आए हैं? शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला पॉइंट जो है हमने पी में भी पढ़ा था कि मटर जो होती है वो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है, और अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज ऑल्टर करके देखना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी से एक छोटे टाइम में हमें रिजल्ट जो है ऑब्टेन हो जाते हैं। सो ये हो गया बच्चों यहां पर दूसरा एडवांटेज। तीसरे एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, फ्रूट फ्लाई जो है एक टाइम पर बहुत सारी प्रोजेनीज देती हैं। मतलब क्या है इस चीज का? एक टाइम पर एक बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि हम अपने एक रिजल्ट को बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे हुए हैं, इन बच्चों में से कितने बच्चे हैं जिनके पास ये वाले कैरेक्टर्स हैं और कितने बच्चे हैं जिनके पास दूसरे कैरेक्टर्स हैं। तो यहां पर बहुत ईजी हो जाता है एनालिसिस। सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल मेटिंग, और हम ऐसे लिख सकते हैं सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। सिंगल मेटिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हो। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल मेटिंग। एक सिंगल मेटिंग में, एक सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आप क्या कर सकते हो, यहां पर बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो रिजल्ट्स को एनालाइज करना बहुत आसान है। तीसरी बच्चों नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि मेल और फीमेल को पहचानना बहुत आसान है। मेल एंड फीमेल कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। मेल एंड फीमेल can be
easily distinguished. तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या फायदे होते हैं मैम? बहुत फायदे होते हैं. हमने फ्रॉग के अंदर भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि फ्रॉग, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को पहचानना आसान है. हमने कॉकरोच के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को पहचानना जो है वो आसान है. हम ह्यूमंस के मेल और फीमेल को तो हम लोग इजीली पहचान पाते हैं. इसी तरीके से बच्चों ड्रोसोफिला के अंदर मेल और फीमेल को इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. कैसे? जो फीमेल्स होती हैं बच्चों, फीमेल्स आर लॉन्गर इन साइज as compared to males. तो फीमेल जो है वो साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं. इसका मतलब आप इजीली बता पा सकते हैं कि जो बड़ा है ये कौन है बच्चों? ये है अपनी फीमेल, और जो छोटा है साइज में वो है मेल. सो दिस इज मेल ड्रोसोफिला एंड दिस इज फीमेल ड्रोसोफिला. जो साइज में बड़ा होता है वो होता है फीमेल. यहां पर और क्या एडवांटेजेस हैं बच्चों? और भी बहुत सारी एडवांटेजेस यहां पर हैं. यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हमने पहले भी पढ़ी हुई है. क्या पढ़ी हुई है हमने पहले? जिस तरीके से हमने पी के अंदर पढ़ा था कि पी के पास होते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो यहां पर भी सेम चीज है. अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर फाउंड. अ लार्ज number of contrasting traits are seen. Contrasting traits are seen. बहुत सारी contrasting traits जो है हमें यहां भी देखने के लिए मिलती हैं. जैसे कि बच्चों बॉडी कलर की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट. अगर हम लोग आई कलर की बात करते हैं तो यहां पर भी हमें डोमिनेंट और रिसेसिव देखने के लिए मिलते हैं. अगर हम लोग विंग साइज की बात करते हैं बच्चों तो यहां पर भी हमें दो अलग अलग वेरिएशंस जो हैं देखने के लिए मिलती हैं. सो हम इन चीजों को लिख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको बच्चों ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए आपको ये वाले कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स जो है वो पता होने चाहिए. इन्हीं के बेसिस पर बनने वाला है हमारा पूरा का पूरा क्रॉस. वो क्रॉस ऐसा है अगर कोई बच्चा उसको खोल के देख ले किताब तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्या ही दिया हुआ है, बट वो सबसे आसान चीज है पूरे चैप्टर में. वो क्रॉस में कुछ है ही नहीं लर्न करने का. ठीक है. सो देखिए अगर बॉडी कलर की बात करते हैं तो डोमिनेंट फीचर बच्चों यहां पर होता है क्या? डोमिनेंट फीचर यहां पर होता है ब्राउन बॉडी कलर. और रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव होता है बच्चों येलो बॉडी कलर. पहली इंपॉर्टेंट चीज. अगर आई कलर की बात करते हैं तो आई कलर में बच्चों रेड कलर होता है. यहां पर कैसा? रेड कलर जो है वो होता है डोमिनेंट फीचर, और व्हाइट आईज जो है वो होता है एक रिसेसिव फीचर. ठीक है. विंग साइज की अगर बात करते हैं, लार्ज साइज्ड विंग होती हैं बच्चों डोमिनेंट फीचर, और छोटे साइज की जो विंग्स होती है जिनको हम कहते हैं मिनिएचर विंग्स, वो होती हैं एक रिसेसिव ट्रेट. अब आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज और सीख लीजिए बच्चों, क्योंकि क्रॉस में ये चीजें हमें काम आने वाली है कि हम मैम इनका जीनोटाइप कैसे लिखेंगे. देखिए जीनोटाइप कैसे लिखते हैं. जो हमारे रिसेसिव ट्रेट होते हैं उनका हम अल्फाबेट चूज कर लेते हैं. जैसे कि अगर हमें कहीं पर क्रॉस में येलो बॉडी दिखानी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? वाई. अगर व्हाइट आईज बतानी होंगी तो हम लिखेंगे डब्ल्यू. अगर मिनिएचर विंग्स बतानी होगी तो हम लिखेंगे स्मॉल एम. और हम लोग हमेशा जो लेटर्स हैं वो यूज करने वाले हैं रिसेसिव ट्रेट से. जो रिसेसिव ट्रेट का फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल में लिख लेंगे. वो क्या हो गया? वो हो गया मैम रिसेसिव जीनोटाइप. लेकिन अगर हमें किसी डोमिनेंट कैरेक्टर का जीनोटाइप लिखना होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम उस अल्फाबेट के ऊपर जो हमने रिसेसिव ट्रेट में लिखा है उसके ऊपर हम लगा देते हैं प्लस. प्लस का मतलब यहां पर हो जाता है डोमिनेंट ट्रेट. ये चीज हमें बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए. अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी कि एम प्लस क्या है, डब्ल्यू प्लस क्या है, वाई प्लस क्या है, वाई क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, तो आपको क्रॉस में दिक्कत आने वाली है. अगर आपको ये चीज क्लियर होगी फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं. लास्ट फीचर बच्चों की ऐसा क्या था इस ड्रोसोफिला के अंदर जो इसको यूज किया गया है, वो है बहुत सारी हेरिडिटी वेरिएशंस. बहुत सारी बच्चों ऐसी हेरिडिटी वेरिएशंस हैं जो हम सस्ते लो पावर के माइक्रोस्कोप में भी बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. मैनी हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन अंडर can be easily seen under low power microscope.
पावर माइक्रोस्कोप, एक सस्ते लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे भी इन वेरिएशंस को देखा जा सकता है। जैसे ये सारे फीचर्स हैं, इन फीचर्स के लिए बहुत हाई फाई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, आप इजीली देख के बता दोगे कि बॉडी ब्राउन है या बॉडी येलो है, आंखें रेड हैं या आंखें व्हाइट है, जो विंग का साइज है वो मिनिएचर है या फिर वो लार्ज साइज है। ठीक है, सो ये सारी बातें बच्चों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। जो मेंडल ने, जो मॉर्गन इन सारे फीचर्स से जो है इन्फ्लुएंस हुए ड्रोसोफिला के, और उन्होंने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में इसी को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया। ठीक है बच्चों, सो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का क्रॉस। ठीक है।